जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अदम एहतमाद की तहरीक को जो स्पीकर ने रद्द कर दिया था, उसके हवाले से समात का जो सुओ मोटो नोटिस ले रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 मेंबर जो बेंच है, वो आज उसका तीसरा दिन था। संडे उसका पहला दिन था जब 3 मेंबर बेंच ने इसको सुनना शुरू किया, मंडे को दूसरा दिन था और आज इसका तीसरा दिन था। ऑपोजिशन को बहुत तवक्को थी कि शायद आज वो कोई फ़ैसला हासिल कर सकें, असम्बलीज़ की रेस्टोरेशन का उनको हुक्म मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये समात मुकम्मल हो सके और शायद वो कल कोई फ़ैसला देने की भी इस हवाले से कोशिश करेंगे। ये और बात है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से जो रेस्पोंडेंट्स हैं 5, उनके वकला को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में सुन ही नहीं सकी। अभी तक तो फारूक एच नायक और अपोजिशन के वकला ही के दलाइल बमुश्किल ख़त्म हुए हैं। कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के भी इसमें दलाइल हैं, नईम बुखारी साहब के दलाइल हैं, डॉक्टर बाबर ऐवान के इसमें दलाइल हैं, नईम बुखारी साहब के दलाइल हैं, असर सदीक साहब के दलाइल हैं। तो ये देखना होगा कि क्या कल भी इसकी समात ख़त्म हो सकेगी। दोनों तरफ़ैन की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का रास्ता नहीं रोकेगी, दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि सुप्रीम कोर्ट असम्बलीज़ को रिस्टोर कर देगी। ये सारी सिचुएशन जो समात हो रही है, ये ऐसे मौके पे है जब पाकिस्तानी सियासत के दरमियान जो पोलराइजेशन है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। इस पोलराइजेशन का अंदाज़ा आप इन 2 टुकड़ों से लगा सकते हैं। एक है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का टुकड़ा, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर में अपने ही पार्टी वर्कर्स के साथ गवर्नर हाउस के ग्राउंड्स में खिताब कर रहे थे, उसे भी सुन लेते हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तुम गुलामी करोगे। ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। और मैं अपनी सारी वर्कर्स को कह रहा हूं कि आपने हर रोज मुजाहरा करना है। एक जिंदा कौम इस साजिश के खिलाफ खड़ी होती है। अगर लाहौर में ये था तो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब जो लीडर हैं आउटगोइंग अपोजिशन के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मीडिया से कुछ इस तरह से बात की। चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। ये दोनों चीज़ें आपने सुनी नाज़रीन। एक बहुत हैवी पैनल मेरे साथ है, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिक्स के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं जनाब राजा आमिर अवाज साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, फॉर्मर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के। आप इनको कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू राजा आमिर अवाज साहब। फ़ारूक हबीब साहब लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर मिनिस्टर हैं फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। नज़ीर लगाई साहब फॉर्मर एडिटर हैं डेली जंग के, पोलिटिकल कॉमेंटेटर कॉलमिस्ट हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के जरिए कराची से। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इमरान खान रियाज भी मुझे इसी आज की बहस में नशिस्त में जारी कर सकेंगे। डिस्कशन का आगाज़ अगर मैं सबसे पहले आपसे पहले करूँ, फ़ारूक हबीब साहब, मुझे भी थोड़ी सी तशवीश हो रही है कि आपकी यानी प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि साजिश तो चंद लोग करते हैं, बाकी लोग तो मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता। ये क्यों तासर कायम हो गया कि 197 लोग जिन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डाले हैं अलामती तौर पे, वो उनको सबको आपने मुल्क गद्दार दुश्मन करार दे दिया? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो लोग साजिश का हिस्सा हैं, जिनको साजिश का मालूम, अगर साजिश है तो लेना है ना साजिश, वही 197 के ऊपर डाल रहे हैं। कभी वो 197 का नंबर बोल देते हैं, कभी वो 175 का नंबर बोल देते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो आप देख लें, वो मुलाकातों का सीक्वेंस उठा के देख लें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है। उसमें बड़ा वाज़ेह है कि एक फॉरेन ऑफिशियल, जो कि अब तो डोनाल्ड लू उसका नाम आ गया, असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी का, हमने कोई कसर छोड़ी वो अमेरिका पाकिस्तान वो छोड़ दें अब उस चीज़ को, वो तो सामने आ गई ना, सारे हकाइक सामने आ गए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो हुई, जिसमें पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की गई रजीम चेंज के हवाले से, उसको हमने नाकाम बनाया। और आर्टिकल 5 बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है, लॉयल्टी टू स्टेट जो है वो पहले है, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल 6 है। उसी की बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने अपना इख्तियार दिया, जो आइन के 53
3 आर्टिकल के अंदर जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद है, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी। वो इजलास चेयर नहीं कर सकते थे। डिप्टी स्पीकर जब चेयर पे हो तो उसके पास स्पीकर वाले ही इख्तियारात मौजूद हैं। उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। अब मामला क्या है बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन के साथ, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी एक साजिश नाकाम हो गई। इनके प्लान्स थे, आकर ईवीएम को इन्होंने रिवर्स करना था, ओवरसीज से वोटिंग राइट वापस लेना था, नैब को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाना था, और इन्होंने अपनी विच हंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी थी। इमरान खान तो इक़्तिदार के साथ नहीं चिमड़े हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब इन्होंने 342 के ऐवान के अंदर छांगा मांगा बना दिया, नीलाम घर बना दिया, ज़मीर फरोशी शुरू कर दी, जिस किस्म की जमहूरियत का मजाक खरीदो फरोख से इन्होंने उड़ाया है, बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर इमरान खान ने बड़ा कदम लिया। उन्होंने सदर को एडवाइस भेजी, सदर ने असम्बली तहसील कर दी। अब आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है। अब उल्टे हो रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, मैदान से भाग रहे हैं। कभी खबरें प्लांटेड लगवा देते हैं अखबारात के अंदर कि जनाब 3 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात नहीं करवा सकता, इलेक्शन नहीं करवा सकता। आज उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की भी तरदीद आ गई। बल्कि इलेक्शन कमीशन को एक कदम और आगे जाना चाहिए। आइनी इदारा है, आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अखबार का रिपोर्टर, उसका एडिटर कैसे स्टोरी पब्लिश कर सकता है कि वो 3 माह में अखबारात स्टोरी पे भी नोटिस होना चाहिए। ज़राए कुछ नहीं होते यहाँ पे, यहाँ टेबल स्टोरीज होती हैं, यहाँ प्लांटेड स्टोरीज होती हैं, यहाँ विश लिस्ट के मुताबिक स्टोरीज होती हैं। और जो ये अखबार है ये मुसलसल इस किस्म की स्टोरीज जो है वो छापता है। मैंने आज मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से वो इसका नोटिस ले, इसको प्रॉब करें, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, खाली तरदीद से काम नहीं चलेगा। ये इदारों को बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करने के लिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन रन की जा रही है, जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, वही पनामा 2 रिपीट किया जा रहा है सोशल मीडिया की जानिब से। उसमें माजरत के साथ चंद सहाफ़ी भी शामिल हैं, और उसके अंदर जो है वो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है। आइन शिकनी इनको बहुत याद आ रही है। जब ज़मीर फरोशी हो रही थी, अच्छा जरा मुझे लगारी सबको आइन शिकनी नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी उस पर नहीं हुआ। अच्छा लगारी साहब, आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े उर्दू के अखबार के एडिटर रह चुके हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत से वो खूबी वाकिफ़ हैं। क्या आप नहीं समझते कि वक्त आ गया है कि अब अवाम के पास जाना चाहिए और पाकिस्तान को अब फौरी तौर पर एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाके एक फ्रेश मैंडेट हासिल करना चाहिए? बिकॉज जो ये असम्बली थी 2018 की हमेशा से डिसफंक्शनल थी, और अब तो इंतहा दर्जे की यहाँ पर पोलराइजेशन है, इसमें अब बिल्कुल मामलात नहीं चल सकते। नहीं, अगर आइन रास्ता अख्तियार करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आइन जो है अमदन सबवर्ट हो चुका है, एब्रोगेट हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, और उसको अबाइंस में डाला जा चुका है। आइन को फंक्शनल करना पड़ेगा। ये महज स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मसला नहीं है। उस दिन सिर्फ एक बिजनेस होना था। हम बाहर के लोग हैं, हम जाकर ऐवान के अंदर कोई बात नहीं कर सकते, ना ऐवान की कार्रवाई को जो है हम रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है, क्या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को अगर एक रूलिंग के जरिए सबवर्ट कर दिया जाए, एब्रोगेट कर दिया जाए, तो क्या हम तालियां बजाएं और कहें कि जनाब ये काम हो गया है, कमाल हो गया है, गद्दारी को हमने ख़त्म कर दिया है? गद्दारी का जो है वो पहली बात यह है कि किसने कहा था कि डिप्टी स्पीकर जो है फवाद चौधरी को माइक नहीं दे ही नहीं सकते थे? उस दिन तो एक ही बिजनेस होना था, और वो बिजनेस था वोट ऑफ मोशन जो थी, जो तारीख अदम एतमाद थी, उस पर वोटिंग होनी थी। ये और कहाँ से एक कागज़ लेकर पढ़ना शुरू कर दिया फवाद चौधरी ने, फिर उसके बाद एक कागज़ पढ़ना शुरू कर दिया जो है वो कासिम सूरी ने, फिर कासिम सूरी के बाद एक ही लाइन से वो जो है वो जाकर जनाब इमरान खान बैठ गए टीवी के ऊपर, फिर उन्होंने एडवाइस भिजवा दी डॉक्टर आरिफ अलवी को। अब इस तरह से सीक्वेंस ये बनता है कि फवाद चौधरी, कासिम सूरी, इमरान खान, आरिफ अलवी, ये 4 जो हैं इन्होंने इनिशिएट किया है, आर्टिकल 6 को प्रोवोक किया है, और आर्टिकल 6 के अंदर जो सबवर्जन है वो यहाँ पर हुई, जो एब्रोगेशन है वो यहाँ पर हुई, जो सस्पेंशन है आइन के वो यहाँ पर हुई, और आइन का बाइंस में रखते हुए सारे का सारा अमल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर किया गया है। अब उस पर जो है धीगा मुश्ती भी हो रही है, उस पर जो है उंगलियां उठा उठा कर बातें भी हो रही हैं, और उस पर कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। मैं कहता हूं कि इस वक्त मोहित मिर्जा साहब, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हम जिंदगी के किस मोड़ पर हैं किस मोड़ पर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये नौजवान है फरूख हबीब साहब,
बिल्कुल नौजवान हैं, इन्होंने नहीं देखा। मैंने देखा है पाकिस्तान को टूटते हुए, मैंने देखा है कि आइन की पामाली का नतीजा क्या निकलता है, मैंने देखा है कि जब अखलाकियात मर जाती है तो फिर क्या होता है। यही होता है जो आज ये हो रहा है, और मैं खतरा देख रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ढोंग रचाया जा रहा है गद्दारी का, इस ढोंग के पीछे भी वही है जिसका नाम लिया जा रहा है, और किरदार भी यही है जो इस मुल्क के अंदर ये खेल खेल रहे हैं। मेरे साथ इस मुल्क को खतरा लाहक है, आइन के एब्रोगेशन से खतरा लाहक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं जी। बस मैं चूंकि इतना इसमें इतनी अब इतने जज्बात भड़क चुके हैं कि इसी वजह से मैं कह रहा था कि इतनी शदीद चूंकि पोलराइजेशन है तो इसका हल यही है कि एक फ्रेश मैंडेट हो पब्लिक का। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, आप चूंकि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कानून से आपका ताल्लुक है, लगारी साहब कहते हैं कि नहीं, जब तक इसे कहते हैं कि मसला एड्रेस नहीं होगा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं चल सकता, बिकॉज आइन की एब्रोगेशन हो गई है, आइन हेल्ड इन अवेयंस है, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फवाद चौधरी जो हैं वो आर्टिकल 6 के मरतकब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें दोनों फ्री कैन अपनी अपनी उम्मीदें लेके इस वक्त बैठे हुए हैं। एक की ये उम्मीद और दबाव भी डाल रहे हैं। एक की उम्मीद ये होगी कि शायद आर्टिकल 69 की वजह से इस चीज को देखा ही नहीं जा रहा। दूसरा फरीक शायद ये कह रहा है कि नहीं, आइन के जो उसकी है काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक इसमें तीसरा फरीक भी है, और ये दो फरीक तो टेक्निकलिटीज को देख रहे हैं, वो तीसरा फरीक है इस मुल्क की आवाम, वो भी बड़े गौर से देख रही है और वो टेक्निकलिटीज को नहीं देख रही। वो ये देख रही है कि ये जो आज आपने पढ़ा होगा, वो जो रशियन फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है कि जनाब इट्स अ शेमलेस इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। आपने उससे पहले देखा होगा कि इसी आवाम ने जिसका आपने इंट्रो में दिखा रहे थे, कोई कह रहा था कि आर्मी चीफ को बुलाओ तो कोई कह रहा था DGI को बुलाओ। आपने देखा नहीं कि ये सारे मौजूद थे, तीनों सर्विसेज के चीफ्स भी थे, और इन्होंने एक एलानिया साइन किया। एंड वो एलानिया क्या साइन किया जिसका DG ISPR ने बाद में कहा कि हम उसी एलानिया के साथ हैं। और वो क्या था? वो यही था कि एक ब्लेंटेड ये पाकिस्तान की जो सी इंटरनल इश्यूज हैं उसमें मुदाखलत है, और वो मुल्क भी अब सॉर्ट आउट हो गया है कौन सा है, जिसके बारे में काफी वीडियो क्लिप्स आ चुके हैं कि उसकी रीजनिंग भी आ रही है कि आफ्टर जो रशिया का था उसमें जब यूनाइटेड नेशंस में वोट के लिए गए तो 35 ममालिक अगर नहीं गए तो उसमें वो आप देखेंगे कि वहां पे उनको बुलाया जाता है और वजह पूछी जाती है एंड इट्स एविडेंस। ठीक है, बहरहाल अब चूंकि ये अदालत में है, अदालत ने आज बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम जो उनसे हैं इस चैप्टर की तरफ नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के थ्रेट्स क्या हैं। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इस डिबेट को देखेंगे कि क्या जो स्पीकर की रूलिंग आई है वो उसमें कोई आइन तोड़ दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन करना है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यही समझ रहे हैं कि स्पीकर ने जो इकदाम उठाया वो गैर आईनी है। नहीं, वो जो लगारी साहब ने यूज किए हैं और उन्होंने कहा है कि जिनाब फॉरम यंग है, ये एब्रोगेट होना, सब वर्ड होना, अगर इनको खोल के जरा पढ़ लिया जाए तो ये ऐसे इसकी ये डेफिनेशन नहीं है। अगर ये कहते हैं कि कोई आइन की प्रोविजन है उस पे अमल दरामद जो है वो सही नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी इंटरप्रिटेशन कर देनी है कि जनाब इसका मतलब ये है या ये है। कोई आइन की इसमें किसी किस्म की एब्रोगेशन या उसको सस्पेंड नहीं। एक लीगल व्यू हो गया इसमें। एक सेकंड, सिर्फ यही आवाम को बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है। और इमरान खान रियाज, आपकी तरफ आता हूं। आप एक बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर हैं, पब्लिक कमेंटेटर हैं, और जब बात होती है कि अवाम भी एक फरीक हैं तो अवाम की नब्ज़ पे आपकी बड़ी गहरी आपकी उस पर आपकी नज़र है, उसके ऊपर अवाम की पल्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कि इस मौके पे अवाम क्या चाहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए या यहाँ पर असेंबलीज रिस्टोर होनी चाहिए? देखिए, पब्लिक के अंदर इमरान खान का नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिक गया है। लोग अब इस बात को मानते हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, और जो मुश्तरका एलामिया है वो भी ये कहता है कि इसको वो मुदाखलत समझते हैं, और साथ ही वो ये कहते हैं कि इसकी मजम्मत भी है और ये अल्फाज भी ठीक नहीं है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो भी ठीक नहीं है, और उसके ऊपर एहतजाज भी किया गया, डिमार्च भी जारी किया गया, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और वहाँ पे अमेरिका में भी।
ये बयानिया बिक गया पब्लिक के अंदर। लोग अब यही समझते हैं कि अमेरिका ने साजिश की थी, जिसके 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि इमरान खान को निकालो फौरी तौर पे। दूसरा हिस्सा ये था कि अपनी मनपसंद हुकूमत बनाओ, यानी उन लोगों की हुकूमत बनाओ जो गुलामी अच्छे तरीके से कर सकें और हमारी बात माने। इमरान खान तो नहीं मान रहा। और तीसरा हिस्सा ये था कि आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये जो 3 हिस्से थे, और अमेरिकन यही चाहते हैं, और ये अब से नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानियां चली आ रही हैं। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क के वजीर आजम को इतनी ज्यादा मदद देने के बावजूद अमरीकी सदर टेलीफोन ना करे जब उसके यहां पे बेशुमार लोग फंसे हुए हैं, जहां उसके लोगों की जान खतरे में है, और जो मुल्क सबसे ज्यादा बचा सकता है, अमरीकी सदर उस मुल्क के वजीर आजम से बात नहीं कर रहा। ये तय कर चुकी थी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है, और ये बहुत पहले तय कर दिया था। ये उस वक्त भी तय हो गया था जब इमरान खान ने कहा था कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। उसने साफ कहा था। मल्टीपल मौकों के ऊपर इमरान खान ने टक्कर ली है इन लोगों से, जो लोग आलमी सतह के ऊपर ज्यादतियां करते हैं, नाइंसाफियां करते हैं। और डोनाल्ड लू के बारे में कौन नहीं जानता कि वो इंडिया के साथ मिलकर क्या करता रहा है। ये आदमी अपने करियर के एक लंबे हिस्से में इंडिया में तैनात था। ये हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा है, और अब सारे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं कि ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। साबित करें कि किस तरह से ये, यानी साबित कैसे करें, यानी शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये तीनों मिले अमरीकी सदर से, और इन्होंने एक MOU साइन किया, जिस MOU में लिखा हुआ था कि इमरान खान को अमेरिका के पैसों से और अमेरिका के दबाव से हम निकालेंगे और अमेरिका हमारी मदद करेगा और हम पाकिस्तान में। इस तरह होती है साजिश। आप माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन पीरजादा साहब, आप तो जानते हैं कि ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं। क्या कोई MOU साइन करेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे इमरान खान के खिलाफ साजिश में, जो एग्रीमेंट बाद में सामने आ जाएगा? आपने एक नुक्ता बोला कि एक ये भी है कि इमरान खान को अब दोबारा ताकत में नहीं आने देंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। जिस तरह से इमरान खान का अपना रेटरिक चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिका के हवाले से, तो अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि इमरान खान जो है वो दोबारा पावर में आए। तो क्या अमेरिका का इतना असर जो फॉर्मूला था ना, मैं आपको बता दूं, मैं अर्ज कर देता हूं। 3 चीजें उन्हें करनी थी, 3 चीजें करनी। एक, फौरन निकालना था, अपनी मर्जी के बंदे फौरी तौर पर लेकर आने थे, और उन बंदों के जरिए से इमरान खान को अगले चंद महीनों में इतना जबरदस्त डैमेज करना था कि ये दोबारा पॉलिटिक्स में आ ही ना सके। इमरान खान ने खुद निकलकर अपनी असेंबलियां तोड़कर और तरीके तो एतमाद को नाकाम बनाकर बाकी दोनों चीजें फारग कर दी। इनको तकलीफ किस बात की है? देखें, आप टेक्निकली समझें। वो कहते थे इलेक्शन कराओ, ये आ गया इलेक्शन। वो कहते थे इमरान खान को हटाओ, हट गया वो खुद ही। तो तकलीफ किस बात की है? मामला यह है कि मिशन पूरा नहीं हुआ। मिशन के 2 हिस्से रह गए। एक हिस्सा यह था कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है, यानी शहबाज शरीफ को, बिलावल को, इन सबको इकट्ठा करना है, मौलाना को, और इन सारों से अमेरिका ने काम लेने हैं। और ना सिर्फ काम लेने हैं, लेकिन माजरत से वो तो अभी भी हो सकता है, वो हालत करनी है कि दोबारा वो हुकूमत में ना आ सके। वो तो अभी भी हो सकता है, अब नहीं हो सकता। पब्लिक कहां खड़ी है? मुहित पीरजादा साहब, जहां से कैमरा, आप एक काम करें, कैमरा पकड़ें, किसी भी एक शहर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, कहां, लाहौर में आ जाएं, उधर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कैमरा निकालें और पूछें लोगों से लोग क्या कह रहे हैं। विदाउट कैमरा पूछें लोगों से क्या कह रहे हैं लोग। लोगों की बिल्कुल राय बदल गई है, सारा गेम उल्टा हो गया। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है, इंसान भी प्लान बनाते हैं। वो सूरत-ए-हाल जो है ना, वो अक्सर तब्दील हो गई है। अब जो लोग ये गोंगलुओं से, देखें अदालत को क्या आज तारे नहीं दिए जा रहे, किस किस तरह के अल्फाज अदालत के बारे में आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा अदालत की मामले के अंदर बाकियों पर तनकीद करते थे कि तौहीन ना हो जाए, तौहीन ना हो जाए। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि रोजाना आप अदालत के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। यानी इस तरह के ज़ूमानी जुमले जजों के बारे में बोले जा रहे हैं, उनको वार्न किया जा रहा है जजेस को, उनके नाम लेकर। इवन कई जगहों के ऊपर तो मैं क्या कहूंगा, लोग बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में, सिर्फ इसलिए कि उनको मनपसंद फैसला चाहिए। आईन के ऊपर इस मुल्क पे अमल कब हुआ है? और दूसरा, ये पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई है, इसका अदालत से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात मुझे पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने समझाई थी, और मुझे ये बात जो है पीपल्स पार्टी, PMLN, सारी जमातें मादी में समझा चुकी हैं। अब जुबानी याद होगी है तो कहते हैं मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए।
मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। इस वक्त सब लोगों की पोजीशंस रिवर्स हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। रजा रबानी साहब जो मसलसल के कहते रहे कि पार्लिमानी प्रोसीडिंग जो है उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये पोजीशन ली कि स्पीकर के एक्शन को यहाँ पर चैलेंज किया जाना चाहिए नेशनल सुप्रीम कोर्ट में। मजीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले इमरान खान रियाज जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एंकर हैं, टेलीविजन एंकर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने अपना ये इस्तदलाल पेश किया कि आवाम जो है उस वक्त एक हिजान की कैफियत का शिकार हैं। उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत मकबूल हो चुके हैं, इसलिए अब इलेक्शन के अलावा गालिबन कोई और चाराकार नहीं है। यहीं से मैं डिस्कशन का आगे चलता हूँ, तेज़ी से ज़रा चलते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, अवाम ने कब फैसला किया पाकिस्तान में, जमहूर की ताकत ने कब मैटर किया? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैटर करेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैटर करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट मैटर करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप डीसी का दफ्तर मैटर करेगा, पुलिस मैटर करेगी। अवाम के रिजल्ट्स कब? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत बाशऊर हो गई है इस हवाले से। बुनियादी तौर के ऊपर आपको इसका एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ। हमारे मजबूत इलाके थे, पहले फेज़ में KPK का बल्दियाती इंतखाबात हुआ और ये डायरेक्ट इलेक्शन हम करवा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। हम उन इंतखाबात में हार गए, मीडिया ने, आप लोगों ने, सब ने हमारी किट लगाई। दूसरे फेज़ के अंदर जब ये साजिश बेनकाब हुई तो वो हमारे कमज़ोर इलाके थे, ये हज़ारा का एरिया हो गया, तीर का हो गया, जो सेकंड फेज़ था। इन सेकंड फेज़ के अंदर लोगों ने इस नैरेटिव को बाय किया, लोगों को लगा कि ये हकीकत है, क्योंकि इमरान खान ने तो हकीकी मानों में स्टैंड लिया है ना। खान साहब, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम एंटी अमेरिकन भी नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तो आपने ठीक-ठाक बना सुन ले, हमने कभी ये नहीं कहा, हम साथ में ये चाहते हैं कि जो हमारा कौमी वकार है, जो हमारी कौमी गैरत है, जो हमारी खुद मुख्तारी है, उसका ख्याल रखें। हम आपको 400 ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं दे सकते। हम आपको पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके किसी और मुल्क में कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम अपने मुल्क से भी आपके खिलाफ किसी को कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ पीस प्रोसेस की बात आई, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया, इवैक्यूएशन के अंदर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हमेशा पीस को जो है वो फिरोग दिया, लेकिन जो साजिशें यूएस पहले करता रहा ढकी छुपी हैं। रजीम चेंज पहले नहीं हुए, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक के अंदर मिल गए आज तक आपको, ये हकायक हैं। कभी मिले आपको, मुझे बताएं। अपनी नाकामियों का बोझ हमारे ऊपर ना डालें। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक मिनट सुन लें, यहाँ पर एक गुलामाना माइंडसेट बैठा हुआ है। हमने जो आपने कहा रशिया की तरफ से बयान आ गया, बाकी तरफ से आ गया, ये चेयरमैन सेनेट की रूलिंग आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वान की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट है, इसको हम रिस्ट्रेंट शो करेंगे। फरजंद अली केस मौजूद है, अहमद सईद काजमी, लगारी साहब का व्यू ले लूं, मुझे लेने किसी किस्म की जो है वो आइन की वायलेशन नहीं हुई। ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लगारी साहब, किसी की अगर ख्वाहिश है तो फिर मैं नाम लूंगा, मैं फिर बताऊंगा कि पाकिस्तान का आइन किस किस मौके पे वायलेट होता रहा है। लगारी साहब, अभी तक जो सिचुएशन सामने आई है 3 दिन की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऑपोजिशन के वकला को कहा है कि हमारे सामने कोई नजीर, कोई एविडेंस लेकर आए जहां आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कोर्ट्स ने बाईपास किया हो और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन किया हो। अभी तक कोई ऐसा कन्विंसिंग केस सामने आ नहीं सका, सो अपनी नौयत का पहला केस है। अभी भी आप इंसिस्ट करेंगे कि कोर्ट्स को बाईपास करना चाहिए आर्टिकल 69? मेरा ख्याल है कि आईनी माहिरीन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं राजा मेरे पास, ये आईनी माहिर हैं और भी बहुत से आईनी माहिर हैं, और उनके नुक्ता नज़र में इख्तलाफ भी हो सकता है और वो बता भी सकते हैं। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब फ़ारूक हबीब साहब से कहें उठें और जनाब आप ये ज़रा 2 मेंबर बैठे हैं अपोजिशन के, ज़रा मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, इनकी गर्दन उड़ा दें और इनकी जो है बाहर फेंक दें इनको। तो नहीं कर सकते हैं ऐसी रूलिंग। ये ऐसी रूलिंग की गई है। देखें, आप किसी भी शख्स को आर्टिकल 10A कहता है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप किसी को कंडेम नहीं कर सकते। यार, आपने पार्लियामेंट के आधे से ज़ायद अरकान को, कौमी असम्बली के जो सबसे बड़ा ऐवान है उसके 100 आधे से ज़ायद अरकान को आपने गद्दार करार दे दिया है, और उस बुनियाद पर आपने कहा कि करारदाद मुस्तरद की जाती है, और ये पर्चे लिखे हुए पड़े गए। लिखी हुई रूलिंग जो है, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि लिखी हुई रूलिंग जो लिखा हुआ एक बयान पढ़ा जाता है जो उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था किसी सूरत में भी। और अब आपका कहना यह है कि जनाब इसको तो एंडिमिनिटी है। एंडिमिनिटी मार्शला को जब आता है तो उस वक्त वो फिर एंडिमिनिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवारुल हक, एक सीरीज़ है जज साहिबान की जिनने एंडिमिनिटी दी, जस्टिस इरशाद, और ये खुद इफ्तार चौधरी उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने
जो है वो मुशर्रफ के टेक ओवर को जायज करार दिया था, और इमरान खान 2.5 साल तक उनके तराने गाते रहे थे और उनके जो है वो चीफ पोलिंग एजेंट थे उनके रेफरेंडम में। तो ये सारी सूरत हाल होती रही है। मैं कहता हूँ कि आइन को हम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा एक इदारा है। अच्छा, मेरे ख्याल है कि अगर वो मेरी मर्जी का फैसला भी नहीं आता है या बहुत से लोगों की मर्जी का फैसला भी नहीं आता है, तब भी आपका एक फोरम है ना, हमारे लिए तारीख मौजूद है, हम तारीख लिखने वाले हैं, तो हम लिख देंगे। आप रिकॉर्ड पर ले आए 180 या उससे ज्यादा लोग जो है वो राजा मेरे पास आपको आपने चूंकि हाँ ठीक लगारी साहब ने सवाल उठाया ना कि स्पीकर ये भी तो नहीं कह सकता ना कि मैंने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, मैं हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दें। वो हर किस्म की रेजोल्यूशन नहीं कर सकता। यहाँ पे एतराज़ ये है कि स्पीकर ने अदम एतमाद की एक ऐसी तहरीक को उठा के बाहर फेंक दिया जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टरशिप जा रही थी और बाद में अपोजिशन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनके पास 197 वहाँ पर वोट थे। तो इस लिहाज से बात हजम होने वाली नहीं है कि स्पीकर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आर्टिकल 69। देखिए, अभी लगारी साहब ने जो बात की, इसी के सीक्वल में आज मैं टीवी पे देख रहा था कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे अब्बासी साहब, वो कह रहे थे कि जी अब ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। व्हाट इज दिस? सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान देने के लिए बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए। आप किस चीज का प्रेशराइज कर रहे हैं? इम्तिहान मींस क्या आपके हक में फैसला दे दे? ये देखिए, लुक एट दिस, द वे दे आर प्रेशराइजिंग कि जी अब ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। आप कहे कि जी अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है। नंबर 2, ये जो कहा जाता है कि जनाब जो दगारी साहब ने बात की, जी कल को कोई भी रूलिंग दे दे वो कि जी किसी को उठा के गोली मार दो, क्या वो रूलिंग? देखिए, इसको बड़े आराम से समझने की बात है। दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इन पाकिस्तान। जो लीगल हिस्ट्री है हमारी, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आर्टिकल 69 की बात हो रही है, इसमें आर्टिकल 5 की भी बात हो रही है जो साथ इन्वोक हुआ है, जिसकी बेसिस पे उस पे तो अपोजिशन का व्यू ये है कि वो बनता ही नहीं था आर्टिकल 5। अपोजिशन का तो जो भी व्यू होगा ना, आप ये देखिए, ये जितने भी केसेस का हवाला दिया जा रहा है उसमें पॉलिटिकल उसमें नजर आ रही थी मैन्यूवरिंग के जी उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसकी ये नहीं, ये ऑर्डर नहीं मान रहे तो वो आ जाते थे, असेंबलीज तोड़ दिया या कुछ कर दिया। हियर अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन इज दैट इज आर्टिकल 5 कि क्या जो ये मौजूदा आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसके कहां आज तक ऐसे हुआ कि उसमें कहा गया हो इस मुल्क का सिक्योरिटी कमेटी एक फाइंडिंग्स दे रही हो कि जनाब इसके पीछे फौरन साजिश है। इन्वेस्टिगेटिव कमिशन बनाना पड़ेगा या कोई मुकदमा करना पड़ेगा कि तहकीक नहीं, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपको करनी पड़ेगी ये जो अगर कोई यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं उनकी हद तक, लेकिन जो चीज आपके मुल्क के तीनों सर्विसेज के चीफ, आईएसआई के चीफ, आपने क्या किसी एसएचओ से अब जाके करानी है इसकी तफ्तीश? वो इस नतीजे पे अगर पहुंच गए हैं कि यस दिस इज इस पे मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रिजर्वेशन है, लेकिन मैं जरा इमरान खान रियाज साहब के पास जाऊं। इमरान खान रियाज साहब, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना जो बयानिया है वो लोगों को बेच दिया है, लोगों ने बयानियों को कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ से बहुत से संजीदा लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप को ट्रक के टायरों के नीचे फेंक दिया है, बस के नीचे फेंक दिया है, उसको पब्लिक कर दिया है। ऐसी कम्युनिकेशंस होती ही रहती हैं टेंस हालात में। देखें, वन साइडेड तो नहीं चलता ना मुहित पीरजादा साहब। अगर आप किसी की इज्जत पे हाथ डालेंगे, आप चले जाएं किसी गांव के अंदर, बहुत ही कोई गरीब आदमी हो और वो अपनी बेटी के साथ जा रहा है, कोई बदमाश और ताकतवर आदमी भी उसकी इज्जत पे हाथ डालेगा तो वो हाथ पकड़ लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अगर गैरतमंद होगा तो वो हाथ पकड़ लेगा, चाहे वो जितना भी गरीब हो, कमी कमीन हो, जितना मर्जी कमजोर हो, उसके तन पे सही कपड़े ना हो, पाँव में जूते ना हो, लेकिन वो हाथ पकड़ेगा, वो रोकेगा अपनी ताकत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, इज्जत खराब होने, तो ऐसे नहीं होता। अमेरिकन भी ये जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका में। आपको क्या लगता है कि सारे अखबार आज या सारे टीवी चैनल पाकिस्तान की तरह यही चला रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका की हुकूमत को गिराने की कोशिश? और ये वो तो डिनाइल में चले गए हैं, दे आर डिफेंसिव, वो डिनाइल में चले गए हैं। उनको सिर्फ ये रियलाइज करवाना है कि भाई ताल्लुकात इस तरह नहीं, इस तरह चलेंगे। वो जो पुराना वाला तरीका था वो नहीं होगा, नया तरीका होगा। हम भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, 5वां बड़ा मुल्क है, इतने गए गुजरे नहीं है। और अमेरिका में कोई इतनी बड़ी डिबेट नहीं है, उनके 4 बंदों की डिस्कशन है जो पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ को मुसीबत पड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, फोन करें, वो आपको बताएंगे कि उन्हें पूछ ही कोई नहीं रहा, उनसे कोई अमेरिकन इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। और जो अमेरिकन पाकिस्तान में है उनसे पूछे, उनको भी परवाह नहीं है।
वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। हाँ, हमारे लिए इसलिए है कि हमारी इज्जत पे हाथ डाला गया था, हमारे लिए इसलिए है कि हमारे सिस्टम को वो खेलना चाहते हैं उसके साथ। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा सिस्टम या हमारी इज्जत कोई खेलने की चीज नहीं है। आप खेलना चाहते हैं और बहुत सारे खेल हैं, वो खेलें, हम भी आपके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर। यानी अब बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, हम उनकी इज्जत करते हैं, जायज मुतालबात मानते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो जो कहें वो हम करते जाएं, और जब हम उन्हें कहें कि जी ये वाली बात हम नहीं कर सकते, हमारे मुल्क का नुकसान है, तो वो कहें ये वाली हुकूमत हटाओ, दूसरी वाली बना दो। अमेरिका रजीम चेंज करता है, लेकिन आप दुनिया में दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका को बोलते हैं नो, हम ये नहीं करेंगे। पाकिस्तान से बहुत कमजोर हैं, वो कहते हैं ये हम नहीं करेंगे, हमें ये सूट नहीं करता। तो क्या अमेरिका उनके ऊपर F-16 लेके चढ़ जाता है, या F-35 ले जाता है, या B-52 बम्बर्स ले जाता है? हाँ, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई जंग नहीं होने जा रही, कोई लड़ाई नहीं होने जा रही, ये चीजें सेटल हो जाएंगी। मुख्तलिफ है। आपने देखा कि तुर्की की मईशत का क्या हाल कर दिया अमेरिका ने, और अभी श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि जिस किस्म का हैजाना पाकिस्तान में मच चुका है, इसका हल बहरहाल क्या है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। सोशल मीडिया के ऊपर एक थ्योरी गर्दिश कर रही है कि अगर असेंबलीज बहाल ना भी की और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया इलेक्शन का, तो भी इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकेंगे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फीलर छोड़ दिया है एक अखबार के ज़रिए कि वो इस कैपेसिटी में नहीं है, वो इस वक्त तैयार ही नहीं है 90 दिन के अंदर 3 माह में इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन को गैर मुइना मुद्दत के लिए लटकाया जा सकता है, और इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल यहाँ पर बहुत हद तक एक रीसेटिंग जो है हो सकती है। ये एक थ्योरी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसको कहा जा सकता है। मैं क्वेश्चन इसमें लीगल आपसे ये है राजा आमिर अब्बास साहब, कि क्या कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह के कि हम तैयार नहीं हैं 3 के 6 और 6 के 8 महीने बना सकता है? कतन नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224 को देखना है। वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं, इंक नहीं है, कागज नहीं है, मशीनें नहीं है, तो दे शुड रिजाइन एंड गो बैक। देयर शुड बी अ फ्रेश इलेक्शन कमीशन जो ये करवा सकता है। आप देखें, ये वही बात है कि जनाब जो इस मुल्क में एक थ्योरी बड़ा अरसे से चल रही है कि जनाब आप एक ऐसी इंटरम गवर्नमेंट ले आए, एक ऐसा टेक्नोक्रेट्स ले आए। उधर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 30 दिन के अंदर अंदर 90 डेज में इंशाल्लाह 3 माह में इलेक्शन होने हैं, और अगर यहाँ ये बात कर दी जाए कि नहीं जी एक फिर कोई ऐसा जिसको अवाम पसंद ना करे और अवाम उससे हट के कि जनाब बस इस मुल्क में अब इलाज ही ये है कि एक लंबी गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स की बनाओ, साल 2 साल फिर उसके बाद देखा जाएगा। दिस वुड डैमेज ये जो पाकिस्तान का नाम इतना ऊपर आ रहा है। क्या कानूनी तौर पे ऐसा किया जा सकता नहीं, कथन नहीं। कोई सेफगार्ड है ऐसा जिसमें इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि हम तैयार नहीं है, उनको कोई अदालत कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, कौन कहेगा? अगर गवर्नमेंट चली गई है इंटरम सेटअप, तो बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो आइन के मुताबिक ही करेगी ना। आइन में तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइन क्या कहता है? वो कहता है 90 डेज में अगर असेंबलियां अपनी नेचुरल पूरी करती हैं उम्र तो 60 डेज है, अदरवाइज 90 डेज है। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम नहीं कर सकते तो दे शुड रिजाइन और एक नया कोई इलेक्शन कमीशन आ जाए। अदरवाइज इस मुल्क में फिर वही इंस्टेबिलिटी कि जनाब कोई सिस्टम नहीं है, कोई आपने ऐसी गवर्नमेंट लानी है कि जनाब इसको चलाओ 6 महीने 8 महीने और इधर से पकड़ दकड़ करनी है, अपने पसंद के लोगों को अंदर या बाहर करना है। दिस वुड नॉट बी लगारी साहब, अगर ऐसी कोई मूव हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन 3 के 6 महीने 6 के 8 करने की कोशिश करता है, तो फिर आपका उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैं कहता हूँ अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तमाम फरीकैन में तो इलेक्शन को टाइम पर होना चाहिए, पहली बात ये। और इलेक्शन को इसलिए पोस्टपोन नहीं होना चाहिए किसी की तैयारी है या नहीं है इस बात पर, लेकिन पहले ये है कि अगर आइन इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहता है तो तहरीक अदम एतमाद के बारे में भी कुछ कहता है। आइन ये भी कहता है कि उस वक्त तक असम्बली के इजलास को मुलतवी नहीं किया जा सकता जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाती। यहाँ वोटिंग से पहले करारदाद मुस्तरक कर दी जाती है ओरल, और उसको कहने ये कवर है। तो अगर ये कवर है तो इस कवर के साथ ये कौम जिंदा नहीं रह सकेगी, ये गलत कवर है। कोई गैर आइनी कवर अगर आइन को एब्रोगेट करने वाला, एबाइंस में रखने वाला, सबवर्ट करने वाला, सस्पेंड करने वाला, अगर कोई जो है आपको इंडेमिनिटी हासिल है, कोई आपको ऐसा इम्यूनिटी हासिल है, तो नल एंड वाइड हो जाएगी जब आइन टूट रहा होगा। पहले यहाँ आए, पहले आकर और बेशक करारदाद को मुस्तरद कर दें, लेकिन अरकान ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है ये जी।
फारूक हबीब साहब को इसका जवाब देने दें, बिकॉज आपके आर्गुमेंट में देखिए बड़ा वजन है। वो कहते हैं कि अगर आप आइन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आइन इलेक्शन टाइम पे करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करेगा, तो फिर ये जो चीज हुई है ये उस आइन के मुताबिक। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये पार्लियामेंट को क्यों कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, मुझे आप ये बताएं। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसी पार्लियामेंट ने आइन को बनाया है, इसी पार्लियामेंट ने इसी आइन के अंदर जो है वो तरामीम की हैं। आइन के अंदर तरामीम करने के लिए सादा अक्सरियत नहीं, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। वो रखने की वजह भी ये है। अब अगर किसी को आर्टिकल 69 अभी चुभ रहा है कि उसको तकलीफ हो रही है, तो अब हम उस पर क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सर्टन रूल्स ऑफ बिजनेसेस प्रोसीजर्स के मुताबिक चलती हैं। रूल्स ऑफ बिजनेसेस वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैं एक फेक आर्गूमेंट बनाऊं लेम सा कि जाओ जाके किसी की गर्दन उतार दो। गर्दन उतारना तो पार्लियामेंट का बिजनेस ही नहीं है। वो तो अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा देना जो है वो अदालतों का काम है। उसके लिए जो है वो क्रिमिनल लॉ भी मौजूद है। अगर कोई सिविल लॉ की वायलेशन हुई है, सिविल लॉ भी मौजूद है। फिर बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर वाहिद रास्ता पोलिटिकल इकनॉमिक स्टेबिलिटी का साफ और शफाफ नए इंतखाबात हैं, जिसकी राह वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमवार की है। अगर जुर्रत है तो ज़मीर फरोशी को कंडेम करें जो सेनेट में होता रहा। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात इमरान खान ने की, किसी ने नहीं की। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, रिफॉर्म्स के लिए बार बार ऑपोजिशन को दावत हम देते रहे। ऑपोजिशन उसके रास्ते में रोड़े अटकाते रही। अगर देखना है चीज़ों को तो फिर टाइम लाइन्स और उसके सीक्वेंस के साथ देखें। यहाँ पर यह नहीं हो सकता कि किसी के ऊपर मकसूद चपड़ासी का केस है, किसी के ऊपर पापड़ वाले फलूदे वाले का केस है, वो मेरी कौम के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेंगे तो नेवर हम उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। इमरान खान रियाज साहब, आज सुबह 2 अंग्रेजी के अखबारात ने 2 किस्म की डिसइंफॉर्मेशन खबरें लगाई। एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं 3 महीने में, हमें तो 6 महीने चाहिए होंगे, जिससे बाद में इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया। क्योंकि काम तासुर ये है कि खबर इलेक्शन कमीशन से ही निकली होगी, ये एक फीलर था। और दूसरी खबर ये लगाई गई कि अभी थोड़ी देर में DG ISPR जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं, जो ब्रीफिंग कभी भी नहीं हुई। आपको लग रहा है कि खुल्लम खुल्ला डिसइंफॉर्मेशन हो रही है? और अगर हो रही है तो ये जो भी सेटअप बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का, जैसा कैसा भी है, इसे चैलेंज करना चाहिए था, कोई चैलेंज हुआ नहीं। ये अब जानबूझ के इस तरह की खबरें फैला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनका सेटअप जो है वो जब उसके ऊपर सवाल उठाएगा वो कहेंगे देखें ये फाशिस्ट हैं। तीसरी खबर भी है, उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो इमरान खान के खिलाफ था और उसने जाके वहां पे जानबूझकर उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बना या उस दिन पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना। उस स्पीकर ने भी डिनाई कर दिया। तो 3 खबरें गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर इस तरह की आई है। अभी हमारे सीनियर हैं लगारी साहब, वो फरमा रहे थे कि कौम जिंदा नहीं रह सकती इस तरह की आइन शिकनी के बाद। ये कौम बड़ी ढीठ है भाई। ये कौम फलूदे वाले के मौजूदगी में जिंदा रहती है, पापड़ वाले की मौजूदगी में जिंदा रहती है। ये कौम टीटियां लगने वालों की बावजूद जिंदा रहती है। ये कौम जो है मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4.25 अरब रुपए निकल आते हैं, ये कौम तब भी जिंदा रहती है। सिंध हाउस में मेम्बरान की बोलियां लगती हैं, ये फिर भी जिंदा रहती है। पीपल्स पार्टी के एक MNA के उम्मीदवार के खर्चे पे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा PTI के अरकान असम्बली इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल की 5वीं मंजिल पे दिन दहाड़े अयाशियाँ करते हैं, ये कौम तब भी जिंदा रहती है। पैसे लेकर जाते हैं होटल के अंदर, उसकी फुटेज मौजूद है कि किस तरह कैश जा रहा है, वो एजेंसीज के पास है, निकलवा लें। ये कौम तब भी जिंदा रहती है। ये कौम ऐसे इतने आराम से, इतने छोटे से मामले से नहीं मर जाएगी। ये थर में इनके बच्चे मर जाते हैं, ये फिर भी जिंदा रहते हैं। ये वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इमरान खान रियाज साहब, अगर ये सब इन सारी हकीकतों के साथ, इन तमाम तजादात के साथ ये कौम जिंदा रहती है, तो जब इलेक्शन यहाँ नहीं होंगे तो भी जिंदा रहेगी। इलेक्शन मैसिवली रिग हो जाएंगे तब भी जिंदा रहेगी। इलेक्शन 3 महीने के 6 महीने डिले हो जाएंगे तब भी जिंदा रहेगी। सब कुछ होता रहा, उसके बावजूद जिंदा रहे। देखें, सब कुछ होता रहा है यहाँ पे। ये कौम पहले भी जिंदा रही, ये कौम आइंदा भी जिंदा रहेगी। लेकिन एक चीज है, देखिए अपोजिशन अब इलेक्शन से क्यों भाग रही है? उन सबको ये लगता था, लगारी साहब जवाब देना चाह रहे हैं, ये लगता था कि हुआ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे उनको पहले मैं बात मुकम्मल करूं जी करें। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्शन डिले भी हो जाएगा फिर भी ये कौम जिंदा ही रहेगी। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इस तरह का, यानी इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्शन में जाना पड़ेगा अल्टीमेटली सारों को, और जो स्पीकर ने किया उनके मुताबिक वो आइन के मुताबिक है। अपोजिशन कहती है कि वो गैर आइनी है। हम सहाफ़ी हैं यार, हम लोग कोई वो तो नहीं है, कानूनदान या जज तो नहीं है। लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट अगर कहेगी गैर आइनी है तो हम रिपोर्ट करेंगे जी गैर आइनी है। अगर कोर्ट कहेगी कि उन्होंने आइन के मुताबिक किया तो हम कहेंगे जी आइन के मुताबिक किया है।
लेट द कोर्ट डिसाइड। हमारे यहाँ पे टीवियों के ऊपर फट्टे चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं, सहाफ़ी बबांगे धौल सीना ठोक के कह रहे हैं कि आइन टूट गया, आइन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तार तार कर। क्यों कर दिया भाई? लेट द कोर्ट डिसाइड कि हुआ या नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी के केसों में तो वो अपना मान गए हैं कि जनाब वो जो है वो सिरे महल मेरा नहीं था, बाद में बेच के उसके पैसे ले लिए। वहां तो आप लोग कहते हैं कि कोर्ट को डिसाइड करने दो। यानी जहां पे मान गया मुजरिम, जहां पे उसने कह दिया कि मैंने खा लिया, खत्म हो गया, वहां पे आप कहते हैं कोर्ट डिसाइड करेगा, और जहां पे कोर्ट को डिसाइड हो गया आप कहते हैं जी हमने फैसला कर लिया। लेकिन प्रोड्यूसर चीखें मार रहे हैं मेरे कान में कि वक्त जो है वो खत्म हो गया। लगारी साहब का भी, इमरान खान रियाज का भी, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब का भी, और जनाब फारूक हबीब साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।